दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कहाँ से स्टार्टिंग अगर जो हम लोग सोचें तो हमने देखा था कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ब्रिटिशर्स कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किए, ठीक है, उसके कारण क्या थे, ठीक है, और जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा। ब्रिटेन में हमने औद्योगिकरण के बारे में देख लिया था कि औद्योगिकरण से क्या क्या चीज़ें बदल गई, किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ, ठीक है, कौन सी चीज़ें अच्छी हुई, किन चीज़ों में परेशानी आई, ये हमने देख लिया था। देन उसके बाद से हम लोग देख रहे थे कि भारत में जो उद्योग थे वो धीरे धीरे पतन की ओर कैसे जाते चले गए, ठीक बात है, और उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। ये तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसी के कारण, यानी कि ब्रिटिशर्स के हित में ही भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी कि कृषि का जो उत्पाद था उसको बाजार को ध्यान में रखकर किया जाने लगा, जिससे यहाँ का जो भी माहौल बना उससे क्या चीज़ें हुई, यहाँ के उद्योग को नुकसान हुआ। तो यहाँ के उद्योगों को जब नुकसान हुआ तो यहाँ के लोग काफ़ी बड़े स्तर पर बेरोजगार हो गए और शहर से लोग ग्रामीण की तरफ रुख किए और कृषि पर जनसंख्या का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कृषि में निवेश ना होने के कारण, कृषि में कोई भी तकनीकी विकास ना होने के कारण, उस पे सरकार का न्या ध्यान होने के कारण कृषि की स्थिति वैसे ही बद से बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन बीच में जनसंख्या का भी जो बोझ पड़ा कृषि पर, वो तो और ही ज़्यादा उस चीज़ को नुकसान में डालने का काम किया, ठीक बात है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब बताया था, ये जो लेक्चर कृषि का वाणिज्यीकरण चल रहा था उसमें, कि कोई भी चीज़ें हों भारत में, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन में जो भी परिस्थितियाँ होती थी, जो भी चीज़ें वहाँ पे घटना घटित होती थी, उसी का प्रभाव कहाँ पड़ता था, भारत में भी पड़ता था। और ब्रिटेन के हिसाब से यहाँ के रूल रेगुलेशन डिसाइड हो रहे थे, ठीक बात है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण चरम पे आ गई, ठीक है, और उसके अगल बगल के जो भी राष्ट्र थे वहाँ पे भी औद्योगिकरण हो गया, तो ब्रिटेन को एक बाजार की ज़रूरत थी। तो ब्रिटेन फिर अपने उपनिवेशों को अपने बाजार के रूप में देखता है और वहाँ पे उसका उपयोग बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। इन सब के बावजूद जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण है, उत्पादन का जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, गति से हो रहा है, तो उत्पाद बिक भी तो रहे हैं, तो पूँजी क्या हो रहा है, अधिक से अधिक हो रहा है। ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे उनके पास अधिक पूँजी होने के कारण उन्हें कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करना था, निवेश करना था, ताकि वो उस पूँजी से और भी ज़्यादा पूँजी बना पाएँ। आपको बात समझ में आ रही होगी? तो ब्रिटेन में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं बचा था, क्योंकि वहाँ पहले से ही सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो अब ब्रिटेन के उद्योगपतियों को भारत एक ऐसी चीज़ के रूप में दिख रहा था कि वहाँ पे निवेश करने लायक है। तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। उसके कई सारे कारण थे कि उन्होंने निवेश क्यों किया। एक तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पूँजी की जो मात्रा थी वो अधिक हो चुकी थी लोगों के पास, जो भी वहाँ के उद्योगपति थे। एक दूसरी चीज़ कि वहाँ के जो मज़दूर होते थे, जो कारीगर होते थे, जो काम करते थे कारखानों में, उनका स्ट्राइक भी बात-बात पे हो जाता था। ठीक बात है, वो धरना रख देते थे अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए, ये भी समस्या थी। दूसरी चीज़, कच्चा माल यहाँ से ही जा रहा था, तो उनको लगा कि बेहतर है कि वहीं पे निवेश करेंगे तो वहीं से कच्चा माल भी मिल जाएगा और भारत में सस्ते मज़दूर भी आसानी से मिल जाएँगे। ठीक बात है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो मेन तो था पूँजी, उनके पास पूँजी की अधिकता हो गई थी जिसका वो निवेश करना चाह रहे थे, जिससे वो अधिक लाभ कमा पाएँ। तो भारत में उन्होंने ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे खनन पे ध्यान दिया, इस्पात वगैरह वाली चीज़ों पे ध्यान दिया कि इन सब चीज़ों में हम लोग निवेश करेंगे। रेलवे में भी ये लोग, बहुत सारे उद्योगपतियों ने निवेश किया था कि रेलवे से जो कमाई होगी उसमें हम लोग को शेयर मिलेगा ही। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो अब प्रोसेस चलने लगा, ब्रिटेन में कुछ कारण की वजह से मंदी भी हो गई थी, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठे हो गई थी जिस कारण वहाँ के उद्योगपति भारत में निवेश करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है? तो अब आप लोग अगला हेडिंग लिखेंगे, आधुनिक उद्योगों का विकास। हेडिंग लिखेंगे, आधुनिक उद्योगों का विकास। उसके नीचे लिखेंगे कारण
कि यहाँ भारत में आधुनिक उद्योग का जो विकास अगर जो धीरे धीरे प्रारंभ हुआ तो किस चीज़ में प्रारंभ हुआ। दूसरी चीज़ कि प्रारंभ होने का कारण क्या था, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग निवेश करना प्रारंभ किए। तो आप लोग अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय, कॉमा, इस पूंजी का निवेश ब्रिटेन एवं यूरोपीय बाज़ारों में अत्यधिक लाभदायक नहीं था। इसी में दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अतः अधिक मुनाफे को ध्यान में रखकर भारत जैसे उपनिवेशों में ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने उद्योगों के साथ साथ खनन, परिवहन, बागान इत्यादि क्षेत्रों में निवेश करना प्रारंभ किया। बात आपको समझ में आ रही होगी। एक तो उनके पास पूंजी अधिक हो गया था और ब्रिटेन के बाज़ार में निवेश करना लाभदायक उनके लिए नहीं था। दूसरी चीज़ कि ये जो पूंजीपति थे, इन्होंने छोटे मोटे जो उनके लिए लगा उन्हें कि इस चीज़ में, इस उद्योग में हमें लाभ मिल सकता है, उसमें इन लोगों ने निवेश किया। और उद्योग के अलावा इन्होंने खनन में और परिवहन में और बागान में, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बागान, ठीक है, और परिवहन और खनन, ठीक। अब इसी में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न कारणों से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का भी प्रभाव था। इसी पृष्ठभूमि में भारत में निवेश की योजना बनी। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, भारत में कच्चे माल की उपलब्धता, ध्यान दीजिएगा इसमें, भारत में कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, बाजार इत्यादि भी आकर्षण के केंद्र थे। यानी कि यहीं से तो कच्चे माल जाते थे वहाँ पे, तो यहाँ पे आसानी से मिल जाते और यहाँ पे सस्ते श्रमिक भी मिल जाते और स्ट्राइक भी करने का कहाँ ही उनमें उतना साहस था, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ब्रिटेन में मजदूर आंदोलन के कारण भी उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन में मजदूर आंदोलन के कारण भी उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा था। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, 19वीं सदी के मध्य तक व्यापार एवं सूद या ऋण के कारोबार से भारतीय व्यापारियों व महाजनों ने भी पैसे कमाए और वे भी निवेश के इच्छुक थे। बात समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि भारत में 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1850 के आसपास की बात की जा रही है, कि उस टाइम पे यहाँ के जो भी कारोबारी थे, ठीक है, या जो भी महाजन थे, जो भी व्यापारी, कारोबारी या फिर जो भी महाजन लोग थे, उनके पास विभिन्न तरीके से पैसे थे। विभिन्न तरीके से कैसे, जैसे महाजन रहेगा तो सूद से वो इकट्ठा करेगा पैसा, व्यापारी कारोबारी रहेगा तो वो अपने कारोबार और व्यापार से पैसा इकट्ठा करा रहेगा। तो उन लोगों के पास भी पूंजी थी और वो लोग भी निवेश करना चाहते थे, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्ट करके उस पैसे से भी पैसा कमा सकें, ठीक बात है। तो अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में रेलवे के विकास की योजना बनी और रेलवे ने उद्योगों के विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया। बात समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, जो औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन में, तो वहाँ का भर के इन्होंने उत्पाद यहाँ पे पहुँचाया और उसके बाद से अलग जो कि ब्रिटेन में उद्योग था, उसके अलावा
जो कोई उद्योग था जिसमें ये लोग निवेश कर सकते थे और अपने पूंजी से और भी ज़्यादा धन कमा सकते थे, तो उसका इस्तेमाल इन्होंने भारत में किया। किसी और उद्योग में, खनन में, परिवहन में जैसे कि रेलवे में। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो वो अपनी पूंजी को किसी न किसी रूप से निवेश करना चाह रहे हैं अलग अलग तरह के चीज़ों में, ताकि वो वहाँ से भी इनकम गेन कर सकें। ठीक बात है, पैसा कमा सकें। अब आप लोग अगला हेडिंग लिखेंगे, विदेशी स्वामित्व में उद्योग। विदेशी मतलब जो हमारे राष्ट्र का ना हो, दूसरे राष्ट्र का हो। तो स्वामित्व मतलब है ना अधिकार, स्वामित्व में उद्योग। हेडिंग आपने डाल लिया होगा, विदेशी स्वामित्व में उद्योग। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश उद्योगपतियों ने उन क्षेत्रों में निवेश किया जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने उन क्षेत्रों में निवेश किया जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा नहीं थी, जैसे खनन एवं जूट उद्योग, खनन एवं जूट उद्योग, रेलवे, बैंक इत्यादि। मतलब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में कपड़ों का जो उद्योग है और भी जिन चीज़ों का उद्योग है, आभूषण का, कपड़ों का, तो वो सब ब्रिटेन से ला के अपना उत्पाद बना के भारत में बेच रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो उद्योग वहाँ पे विकसित नहीं है, उस उद्योग में, भारत में वो सारे उद्योगों का विकास वो लोग कर रहे हैं अपने हित के लिए, उसमें ये लोग निवेश कर रहे हैं। यानी कि जो उद्योग ब्रिटेन में हैं, उन सारे उद्योगों में ये ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा, फिर वो ब्रिटेन का उत्पाद लाके भारत में कैसे बेच पाएंगे। तो जिस टाइप का उद्योग ब्रिटेन में रहेगा, उस टाइप का उद्योग अगर जो भारत में है तो उसको नुकसान होना तो तय है, क्योंकि वो लोग, आपको पहले से ही पता है कि अपना उत्पाद सस्ता करके लाके यहाँ पे बेचते थे, उस पर टैक्स नहीं लगाते थे। तो जो उद्योग ब्रिटेन में नहीं होता था अच्छे लेवल पे, जिसका उत्पाद बाहर बेचा जा सके, वो लोग यहाँ पे वैसे उद्योग में निवेश करना प्रारंभ किए, जैसे जूट एवं खनन का हो गया, ठीक है, और रेलवे में ये लोग इन्वेस्ट किए और बैंक में ये लोग इन्वेस्ट किए, जो कि ब्रिटेन के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा ना हो पाए, उससे अलग रहे यहाँ पे। ठीक बात है। अब आप लोग उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकांश उद्योगों में निवेश ब्रिटिश उद्योगों के पूरक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश उद्योगों में निवेश ब्रिटिश उद्योगों के पूरक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे जूट उद्योग का पैकिंग की दृष्टि से महत्व था, जैसे जूट उद्योग का पैकिंग की दृष्टि से महत्व था। अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे, पूरक मतलब पूरा करने वाला। जैसे वहाँ पे कपड़े बन रहे थे तो यहाँ पे पैकिंग वाली चीज़ें बन जाएंगे, तो सेम उद्योग नहीं होता था, वो अलग ही उद्योग में यहाँ पे निवेश करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये डिफ्रेंशिएट आप समझ के चलिएगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि वहाँ पे भी इन लोगों ने अपना उद्योग का विकास कर लिया, वहाँ के उत्पाद को लाके यहाँ पे बेच रहे थे, तो यहाँ पे भी जब वही उद्योग कर लेंगे तो फिर वहाँ से सामान लाके बेचने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं था, वहाँ के उद्योग अलग थे और यहाँ पे ये लोग अलग चीज़ों में निवेश कर रहे थे। ठीक बात है। अब आप लोग इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, वहीं रेलवे ने ब्रिटिश इस्पात एवं कपड़ा उद्योग को सहायता प्रदान किया। इसी में अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत में निवेश के दौरान सरकार तथा बैंकिंग संस्थाओं का अधिकतम सहयोग मिला। भारत में निवेश के दौरान सरकार तथा बैंकिंग संस्थाओं का अधिकतम सहयोग मिला। अब यहाँ पर जब विदेशी स्वामित्व वाले लोग, विदेशी अधिकार वाले लोग जब यहाँ पे निवेश कर रहे थे तो उनका सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही थी, बैंक वाले भी कर रहे थे। लेकिन जब यहीं के लोग यहीं पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो इनका सहयोग लोग नहीं करेंगे, यानी कि ना गवर्नमेंट करेगी और बैंकिंग वाले भी मदद नहीं करेंगे। विदेशी लोगों का तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहीं के लोग जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो उनका मदद ये लोग नहीं करेंगे। चलिए अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे, स्वदेशी स्वामित्व में उद्योग, यानी कि हमारे ही राष्ट्र के लोगों के अधिकार में जो उद्योग थे जिन पे उनका आधिपत्य था। हेडिंग आप लोग डालेंगे, स्वदेशी स्वामित्व में उद्योग। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय पूंजीपतियों ने, यानी कि बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, वो उन लोग के पास पूंजी अधिक है तो वो लोग भी यहाँ निवेश कर रहे हैं, लेकिन वैसे उद्योग में निवेश कर रहे हैं जिनका प्रतिस्पर्धा ब्रिटेन के उद्योगों से ना हो,
और यहाँ के जो लोग, जो व्यापारी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जो महाजन लोग हैं, वो निवेश अपने अनुसार करेंगे जिनमें उन्हें उचित लगेगा। तो अभी तो हमने विदेशी स्वामित्व वाला यानी कि जो विदेशी अधिकार के उद्योग थे उनके बारे में लिखा पॉइंट। अब हम लोग स्वदेशी अधिकार के जो उद्योग थे उनके बारे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट में, भारतीय पूंजीपतियों ने अधिकांशतः सूती कपड़ा उद्योग में निवेश किया। अधिकांशतः सूती कपड़ा उद्योग में निवेश किया। इसी में अगली लाइन से लिखेंगे, 20वीं सदी में माचिस, कागज, सीमेंट तथा कृषि से संबंधित कुछ उद्योगों में निवेश। कृषि से संबंधित कुछ उद्योगों में निवेश यानी कि जो स्वदेशी लोग हैं वो अपने हिसाब से, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वैसे उद्योग में वो लोग निवेश कर रहे हैं। आप लोग दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, भारतीय उद्योगपतियों को सरकार से सामान्य सहयोग भी नहीं मिला। भारतीय उद्योगपतियों को सरकार से सामान्य सहयोग भी नहीं मिला, बल्कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में सरकार का विशेषकर सूती कपड़ा उद्योग को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण ही रहा। यानी कि जो भारत के उद्योगपति यहाँ पे निवेश कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए सरकार सहायता नहीं कर रही थी, बल्कि जो भारत के उद्योगपति होते थे, सूती वस्त्र में जो उनका निवेश था उस चीज़ को सरकार नकारात्मक रूप से लेती थी, उसी हिसाब से देखती थी। सरकार कौन? ब्रिटिशर्स ही थे। तो किसके दबाव में थे? जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उनके दबाव में थे। ब्रिटेन में वैसे ही बड़ी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन हो रहा था, तो वो लोग भला क्यों चाहेंगे कि यहाँ के सूती वस्त्र को तैयार किया जाए और यहाँ के सूती वस्त्र के उद्योग में निवेश किया जाए, क्योंकि यहाँ का सूती वस्त्र भले ही हाथों से बनाया जाता था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, और इतना बढ़िया होता था, बहुत ज़्यादा ही कैजुअल होता था, आरामदायक होता था। ठीक है, तो सरकार नकारात्मक दृष्टिकोण उसमें रखी थी। अब आप लोग अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, सरकार ही नहीं बल्कि विदेशी स्वामित्व वाले बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं ने भी भारतीय उद्योगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके विरोध के बावजूद भारतीय उद्योगों का विकास जारी रहा। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से भारतीय उद्योगों को गति मिली। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि 1950 के पहले 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से भारतीय उद्योगों को गति मिली, जैसे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी वजह से लोग उसमें शामिल हो गए थे, बड़ी बड़ी शक्तियाँ। ठीक है, तो वो लोग उसी में डिस्टर्ब पड़े हुए थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, महामंदी फिर आ गया था, राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी, हमारे यहाँ भी आंदोलन हुआ था ना गांधी जी के टाइम पे बहुत सारा। ठीक है, लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि। ये सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से यहाँ के जो उद्योग थे उनका जो विकास था उसमें और गति मिली। अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, 1947 तक भारत का सीमित औद्योगिकरण, 1947 तक भारत का सीमित औद्योगिकरण, कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिकरण, जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता का क्षेत्र। मतलब 1947 के पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो कुछ ही जगह उद्योग हुआ करते थे, यानी कि बड़े बड़े जो शहर होते थे वहीं पे। ठीक है, क्योंकि जो ग्रामीण उद्योग थे और भी जो शहर के उद्योग थे वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो ही चुके थे ब्रिटेन के औद्योगिकरण के कारण। आप लोग अब इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकांशतः उपभोक्ता संबंधी उद्योग, आधारभूत या पूंजीगत उद्योगों का अभाव,
पूंजीगत उद्योगों का अभाव, कॉमा अधिकांशतः मशीनों का आयात इत्यादि, अधिकांशतः मशीनों का आयात इत्यादि। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे जो भी उद्योग थे अधिकतर वैसे उद्योग थे जिनका लोग उपभोग कर सकें, यानी कि उनका उपभोग ही हो जाता था, मतलब बाहर दूसरे राष्ट्र में व्यापार करने का चांस कम मिल पाता था, कम मात्रा में मिल पाता था, ठीक है। और आधारभूत जो पूंजीगत वाले उद्योग थे उनकी यहाँ पे कमी थी, ठीक बात है। और जो मशीनें थी, थोड़ी बहुत जो मशीनें यहाँ पे उपलब्ध थी वो आयात के थ्रू ही आती थी, यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। भारतीय उद्योगों को गति देने में कौन कौन से सहायक कारक विद्यमान थे। छोटा सा आपको आंसर राइटिंग करना है, बस प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, धीरे धीरे आप लोग राइटिंग की हैबिट डालिए, आदत डालिए, उसके बाद से फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ही सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, फिर आप लोग वहाँ पे आंसर राइटिंग करना और बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे। अभी शुरुआत है, इसलिए छोटे छोटे लेवल से ही करना आप लोग शुरुआत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।